शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ख़वातीन व हज़रात, आज पेश खिदमत है राजेंद्र सिंह बेदी के नॉवलेट एक चादर मैली सी का दूसरा हिस्सा। आइए समाअत फरमाते हैं मुसन्निफ़ की कहानी मेरी ज़बानी। हुजूर सिंह के जलते हुए बदन पर राल लगाकर रानो लौट आई। तिलोका टांगे फैलाए पड़ा कुछ सोच रहा था। सोने से पहले नन्ना एक बार रोया, लेकिन माँ की छाती मुंह में देने के बाद वो खामोश हो गया। तिलोके के दिमाग में आज के हंगामे की बजाय वो जातरन घुसी हुई थी और रात भर घुसी रही। अंधेरे में वो खुद मेहरबान दास था और रानो जातरन। तिलोके ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो रानो ने झटक दिया। ही बच्ची, बिल्कुल बच्ची, तिलोके ने कुछ खिसियाना होकर कहा। तू तो बिल्कुल एक 12-13 बरस की बच्ची की तरह करती है, वैसे ही दौलत्ती झाड़ने लगती है। फिर तिलोका मिन्नत समाजत पर उतर आया। वो भी उन मर्दों में से था, अंधेरा होते ही जिनकी सारी अकड़ जाती रहती है। फिर उसने उठकर शिवजी की तस्वीर निकाली जिसमें वो पार्वती को पास बिठाए हुए थे और सर की जटाओं में से गंगा बह रही थी। रानो के पास तस्वीर रखकर तिलोका ने शिवों का वास्ता दिया, पार्वती के अमर प्यार की बातें की, लेकिन रानो अपनी जगह से न हिली। फिर उसने राधे कृष्ण की तस्वीर चौखटे में से निकाल ली। वो चौखटे समेत भी ला सकता था, लेकिन वो हर तस्वीर को चौखटे में से निकाले दे रहा था जैसे वो पिए हुए हो या ऐसे ही उसके दिमाग में कोई फासिद मादा अड़ गया हो। कुछ देर बाद चौखटे ही चौखटे रह गए, तस्वीरें बीच से गायब हो गई। रानू सुबह उठी तो उसका अज़्वज़्व दर्द कर रहा था। वो उठना ना चाहती थी, लेकिन घर का सारा काम काज पड़ा था। शाम को किसी ने कुछ न खाया था, इसलिए रोटी की भी जल्दी थी। फिर घोड़े के लिए दाना भिगोना, उसका सांस निकालना था। तिलोका हमेशा की तरह अधमुआ पड़ा था, आंखें भी आधी खुली आधी बंद, मुंह पूरा खुला हुआ। रानो उसके पास से उठकर दिए के पास गई और इसे हाथ में लिए फिर तिलोका के पास चली आई, इसी जज्बे से जिससे इंसान मरे हुए सांप को देखने के लिए लौट आता है। जब तिलोका उठा तो रानो घर का आधा काम कर चुकी थी। उसे देखने से ऐसा मालूम होता था जैसे कल शाम कुछ हुआ ही नहीं। उसके हाथों से सांस लेते हुए तिलोका के माथे पर फिर से त्योरी चढ़ गई। उसे देखने पर भी यही मालूम होता था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रात उसने माफिया मांगी थी, न कान पकड़े थे और न नाक से ज़मीन पर लकीरें खींची थी। यूं भी सूरज की किरणों के साथ ही उसकी मर्दाना अकड़ लौट आई थी। सांस के थामते ही उसके घुंघरू छन छन कर उठे। घोड़े की परों वाली खलगी में हवा की एक लहर दौड़ गई और तिलोका बोला, ये ना समझना मैं तुझसे डर गया हूँ। मैं कब कहती हूँ, रानो ने टालते हुए कहा। तिलोका इस पर भी चुप ना हुआ। औरतों से वो डरते हैं जो नामर्द होते हैं। आज मैं फिर लाऊंगा मट्ठे माल्टे की बोतल, देखूंगा तू कैसे रोकती है। रानी कुछ ना बोली, अलबत्ता दिल ही दिल में उसने सोचा, आज ये लाया मट्ठे माल्टे की बोतल तो मैं गले की होलदली चबा लूंगी, 12 सिंगे का पूरा सींग पेट में खोप लूंगी, कुत्ते की गोली खा मरूंगी जो उस दिन बोड़ी ने खाई थी। फिर ये कमीना भी डब्बू की तरह एक नज़र मुझे देख के छोड़ देगा, एक आध दहाड़ तो मारेगा ही, मेरे लिए नहीं तो अपने बच्चों की खातिर। नहीं, किसी का क्या जाएगा, मर जाएगी माँ बाप की बेटी, पर माँ बाप कहाँ है, आगा न पीछा, मैं नहीं मरूंगी। सास खुश होगी, कहेगी सस्ते ही में जान छूटी। जब ही मंगल अपने अलबेलेपन में पास से गुजर गया, भाई के पास पहुंचा तो दोनों मुगैरत की नज़र से एक दूसरे को देखने गुर्राने लगे। तैयार हो गया है पट्ठा, तिलोके ने कहा और खुद ही दुम दबाकर अंदर भाग गया। मंगल ने कोई जवाब न दिया और बाहर निकल गया। बड़ी माँ बाप को एक दूसरे के करीब आते देखकर सहन की तरफ से टक गई और छोटे भाइयों को मदरसे के लिए तैयार करने लगी। दूसरी कोठरी में रात भर कराता जागता हुआ हुजूर सिंह कहीं पिछले पहर सो गया था। जिंदा दबी जबान में जब जी का पाठ कर रही थी। कुछ देर के बाद इक्का सवारियों समेत घर के सामने खड़ा था और रानो हमेशा की तरह 4 मोटी मोटी रोटियां एक मैले रोगन में बसे हुए कपड़े में लपेट कर तिलोका को दे रही थी। रानो ने एक नज़र इक्के की तरफ देखा जहाँ 12-13 बरस की एक लड़की कुछ होश और कुछ बेहोशी के आलम में बैठी थी और चौधरी मेहरबान दास के काम में से थामे हुए थे और शहर ले जा रहे थे। रानो ने हैरानी से पूछा, कौन है, क्या हुआ है इसे? मिर्गी, तिलोका ने जवाब दिया। वो घोड़े की पीठी का बकलस लगा रहा था।
रानू ने नाक पर उंगली रखते हुए कहा, मिर्गी? हाँ त्रिलोका, मिर्गी जो हर औरत को पड़ती है, रात तुझे भी तो पड़ी थी, और जिसका इलाज जूता है। और फिर अंदर ताक की तरफ इशारा करते हुए बोला, यह वो छाटा जो मैं आज लौट कर तुझ पर तोड़ूंगा। कल ही नत्थू ने इस पर शाम चढ़ाई की है। रानू की टांगें कांपने लगी। त्रिलोका के जाते जाते नजरों से गायब होते ही उसने पहला काम ये किया कि छांटे को ताक पर से उठाकर अंदर भंडारी में ले गई और उसे भड़वली में गेहूं के नीचे, बहुत नीचे करके छिपा दिया। अभी दोपहर भी नहीं हो पाई थी कि सामने शामलात की तरफ से कुछ आदमी दौड़ते हुए आए, जिनमें नवाब और इस्माइल इक्के वाले भी थे। ज्ञानचंद, पूरन दई के शौहर और देवाना चक्की के मालिक के पास पहुंचते हुए नवाब ने कहा, ओए पंडिता, सुना तूने? और फिर अपना मुंह पंडित के कान के पास करके कुछ कहा और फिर सब मिलकर चहमगोइयाँ करने लगे। त्रिलोके के घर की तरफ देखने लगे। जब ही जहलम का दामाद मुराद बख्श दुकान पर से एक हाथ में तराजू और दूसरे में 2 सेरी पकड़े हुए आया और शाही जाट को खानकाह वाले कुएं पर जाने से रोकने लगा। फिर उसने शाही के करीब होते हुए कुछ कहा और आखिर वो भी दूसरों के साथ मिलकर त्रिलोके के घर की तरफ देखने लगे। रानो दरवाजे में खड़ी उन सबके देखने को देखने लगी। चुन्नू, जो रानो से रात की सुलह के बारे में पूछने आई थी, उसे झिझोड़ रही थी, बता फिर क्या हुआ? रानो ने उसकी तवज्जो सामने होने वाली सरगोशियों की तरफ दिलाई और बोली, हाय नी, आज इन मर्दों को क्या हुआ है? सबके सब इसी तरफ देख रहे हैं। हाँ, चुन्नू ने देखते हुए कहा, जानती है क्यों? क्यों? रात मार खा के हड्डियाँ तोड़ा के तू और भी निखर गई है ना रंडिये, खसमन खानिए। रानी चुन्नू को चोटी से पकड़ते खींचते हुए कहा और फिर दोनों एक दूसरे के कोलों में चुप्पे देने कुलकारियाँ मारने लगी। रानू की खुशी के इंतहा न रहे जब उसने चौधरी मेहरबान दास, उसके भाई घनश्याम को हथकड़ियों लगे बाजार में से गुजरते हुए देखा। लेकिन साथ 18-19 बरस का एक नौजवान लड़का भी था, जिसके कपड़े खून से तरबतर थे। उसकी मुंह, सर, हर जगह पर खून ही खून दिखाई दे रहा था और वो कुछ होश, कुछ बेहोशी के आलम में हवलदार जहान खां और नंबरदार तारा सिंह के सहारे आगे बढ़ रहा था। मेहरबान दास का रंग एकदम से हो जाने से उसके कानों में बड़ी नींसा चमकने लगी थी। घनश्याम के माथे पर बड़े बड़े नील दिखाई दे रहे थे और साफा यूं गले में पड़ा था जैसे उसे बांधने की फुर्सत ही ना मिली हो और या फिर लड़ाई झगड़े में खुल गया हो। शुक्र है, रानो बोली, मैं तो आज गुड़ बांटूंगी चुन्नी, हर किसी के बनने के बजाय याद सरकार के जनवाई बने हैं। चुन्नू ने कोई जवाब भी ना दिया था कि रानो ने नाचते और तालियां बजाते हुए कहा, मैं तो आज नाचूंगी, गिद्धा डालूंगी। और फिर दरवाजे ही में से मंदिर के कलश की तरफ देखते हुए उसकी तरफ हाथ जोड़ते हुए वो बोल उठी, शुक्र है देवी माँ, आज तूने सुन ली मेरी, आज का दिन तो धन्य हो गया मेरे लिए। जब भी त्रिलोकी का इक्का दिखाई दिया, लेकिन उसे गोरदास चला रहा था। हाय नहीं, रानू ने चुन्नू से कहा और फिर उसी तरफ देखने लगी। इक्के के अंदर कोई लेटा हुआ था। रानू ने सोचा शायद उस मिर्गी वाली लड़की को कुछ हो गया। फिर सब सवारियां मिलकर उस लड़की को उतारने लगी। जब उसे पास लाए, उसके मुंह से कपड़ा हटाया गया तो रानू एकदम चिल्लाई, नहीं, और फिर अंदर की तरफ भाग गई और चुन्नू सर और छाती पीटते हुए अपने घर की तरफ। त्रिलोका का कत्ल हो गया था। खानकाह वाले चार के करीब उस नौजवान जातरन के बड़े भाई ने उसे पकड़ लिया था और उसकी शहरद में दांत गाड़ दिए और इस वक्त छोड़ा जब उसके बदन में खून का एक भी नमकीन कतरा न रहा। जिस वक्त लोगों ने उसे पकड़ा, वो नौजवान वहशत के आलम में आंखें फैलाए दोनों हाथों को ऊपर उठाए मंदिर की कलश की तरफ देखता हुआ एक मजहबी गैज़ो गज़ब, एक जुनून के आलम में चिल्ला रहा था, तेरी निम्त है देवी माँ, तेरी निम्त। और वो लोग उसे मारते धाड़ते हुए ले जा रहे थे और वो एक बुलंद आवाज़ में देवी माँ की भेंटें गा रहा था, माता रानी दे दरबार जोता जग दिया, मैया रानी दे दरबार जोता जग दिया। माता रानी के दरबार में जोतें जल रही है, मैया रानी के दरबार में जोतें जल रही हैं और इन जोतों की चमक उसकी फैलती कांच होती होती आँखों में चली आती थी। बीच में उसका रंग एकाएक पीला पड़ जाता और फिर एकदम लाल केसरी उठता। जब ही हर नेज़ा बढ़ते हुए लोगों के हुजूम के साथ वो मंदिर के पास पहुंच गया और उसने कूद कूद के, उछल उछल के, लपक लपक के गाना शुरू कर दिया। हे मैया तुस्सी सत्ते भनिया गोरिया, सरलाल फल्ला दैया जोड़िया, मैया रानी दे दरबार जोता जग दिया।
ए मैया, तुम सातों बहनें गोरी हो, तुम्हारे सर पर लाल फूलों की जोड़ी है। और वो अपने खून में बसे हुए कपड़ों को निचोड़ निचोड़ कर लहू अपने सर पर मल रहा था। यूँ मालूम होता था जैसे देवी की रोस में चली आई है और एक इंतकामी जज्बे से अपना रूप क्रूप और आंखें आग भभूका किए भेरों या तिलोके की तरफ देख रही है। फिर वो दंडवत के अंदाज में मंदिर के दरवाजे पर लेट गया, फिर उठ खड़ा हुआ। लोग डर से कांपते हुए उसे छोड़कर अलग हो गए। वो चाहता तो इसी जुनून के आलम में चिल्लाता, भेंटे गाता हुआ कहीं भी निकल जाता, लेकिन कुछ देर बाद उसने खुद ही अपने आप को नंबरदार तारा सिंह के हवाले कर दिया। ये भी उसके जुनून ही का एक हिस्सा था। आसपास के 15-20 गांव सन्नाटे में आ गए। कोटले भर में कोहराम मच गया। बेमौसमे बादलों ने सूरज की आबोताब कम कर दी और वक्त से बहुत पहले अंधेरा छा गया। वैष्णो देवी मंदिर के कलश तिलोके के घर में झांकने लगे। बकाइन ने पत्तियां समेट ली और डब्बों ने रोने भौंकने के बजाय अपनी दोनों टांगों में सिकोड़ ली। हुजूर सिंह की आंखों में परमात्मा ने एकाएक की रोशनी दे दी। बेटी की लाश देखने के लिए जिंदा गश खाकर 10-12 घंटे के लिए बच्चों की चिल्लाहट से गुजर गई। रानो बाहर दौड़ती फिर अंदर चली आई, फिर बाहर उठ दौड़ी। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। ना मालूम क्यों उसे घर के सब जेवर सब कपड़े पहनने का ख्याल चला आया। वो ये सब करने वाली थी कि चुन्नू ने पकड़ लिया और उसके हाथ दीवार से मार मार कर चूड़ियाँ तोड़ने लगी। उड़न दई बाहर से मिट्टी की मुट्ठियाँ भर कर लाई और रानू के सर पर खाली कर दी। लेकिन रानी अब तक कुछ न समझी। वो फिर अंदर लपकी और भंडारे में जाकर गेहूं के ढेर में यूं हाथ मारने लगी जैसे हामला कुतिया चों चों करती हुई पंजों से जमीन के पड़े तक खोद डालती है। रानी ने वही शाम लगा छांटा निकाल लिया और उसे लेकर बाहर सबके सामने चली आई। किसी अंधे जोश से उसे तिलोके को दिखाते हुए तोड़ दिया और बोली, ले, मैंने तोड़ दिया तेरा छांटा। बड़ा मुझ पर तोड़ने आया था। सब समझे रानी पागल हो गई है। रानी पागल हो गई थी और नहीं भी। बड़ी दीवार के साथ खड़ी पहले ही चीख पुकार कर रही थी। उस पर रानू ने उसके पास जाकर सर पर एक दोहत्तर जड़ दिया और बोली, सब भी गड़े पड़ते हैं, सबको सैतला निकलती है, सब मरती है, एक तू नहीं मरती। विद्या ने बीच में आकर बड़ी को छुड़ा लिया। उस गरीब का क्या कसूर था? कसूर क्यों वो ऐसे बाप के घर पैदा हुई थी जो उसका कारहन चढ़ाए बगैर ही चलता बना। फिर चौखट पर खड़ी रानू को एक पल के लिए ख्याल आया, रोते रोते गशीते, नहीं तो जमाना तुझ पर हंसेगा। लेकिन रोना था जो किसी तोड़ नहीं आ रहा था। एकाएकी रानू को अपने बच्चे किसी के बच्चे मालूम होने लगे, अपना घर किसी का घर। वो फिर अंदर गई ताकि प्याज ही कूट कर उसका पानी आंखों में डाल ले और रो दे। आखिर उसकी ज़रूरत ना पड़ी। सामने रकाबी में वो टमाटर पड़ा था जो तिलोका रात मट्ठे मांटे के साथ खाने के लिए लाया था। अब रानी के बंध टूटे। वो रो रही थी, बयान कर रही थी और सर पर 2 अत्तर मार रही थी और गांव भर की औरतें जार रोती हुई से रोक रही थी। रानी के बहनों ने सातों आसमानों में छेद कर दिए। मंगल चिल्ला उठा, माँ, और फिर दीवारों के साथ अपना सर फोड़ने लगा। रानी चिल्ला रही थी, रानी बंदिए, तेरा पीछा ना आगा। हाय रंडिए, तेरी शक्ल तो अब बाजार बैठने वाली भी नहीं। अब तो तू पीछा करने के जो लायक भी नहीं। बहुत शुक्रिया। जल्द मिलते हैं एक नए हिस्से के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, खुश रहिए, प्यार बांटिए।